Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parvatsar and we are studying our science book of 8th class in this video. Dear students, as you know we have completed our first lesson of this book. जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हमारा फर्स्ट लेसन इस बुक का, विच वॉज जो कि था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. We have also completed keywords of this lesson. We have also studied what you have learnt in this lesson. इस लेसन में हमने क्या पढ़ा, जो समरी पॉइंट थे इस लेसन के वो हम लोगों ने स्टडी कर लिए हैं अपने प्रीवियस वीडियो में. एंड वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द कीवर्ड्स. और ये जो इस लेसन के कुछ कीवर्ड्स थे यानी कुछ ऐसे वर्ड्स थे, जो ऐसी टर्म्स थी जो कि अपने अंदर कुछ डेफिनेशंस रखती है, कुछ परिभाषाएं रखती है, ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स थे उनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज ऑफ दिस बुक. और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इस लेसन की एक्सरसाइज. एज आई हैव टोल्ड यू इन माय प्रीवियस वीडियो, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि इस वीडियो में हम लोग, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज करने वाले हैं और आज हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं. यू हैव टू मेंशन द एक्सरसाइज इन बिगिनिंग ऑफ द रिटन वर्क. रिटन वर्क के बिगिनिंग में, शुरुआत में आपको एक्सरसाइज जरूर मेंशन करना है. एंड यू हैव नोट डाउन many definitions which came in between the lesson. जो लेसन के बीच में कई सारी जो डेफिनेशंस आई थी और जो मैंने आपको नोट डाउन करने के लिए और लर्न करने के लिए दी थी, वो सब आपने नोट डाउन की होगी अपनी नोटबुक में. लास्ट में जा कर के 2 और 3 लाइन ब्लैंक लीव करते हुए आपको ये एक्सरसाइज मेंशन करना है और इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो स्टार्ट करने हैं. लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1. आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ. द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द लेसन इज सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड. चुनिए सही शब्द को फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट, निम्नलिखित लिस्ट से. एंड फिल इन द ब्लैंक्स, और ब्लैंक्स को फिल कीजिए. देन लेट्स सी व्हाट आर द वर्ड्स. तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि क्या वर्ड्स यहाँ पर दिए गए हैं. द फर्स्ट वर्ड इज फ्लोट. पहला जो वर्ड है वो है फ्लोट. फ्लोट यानी तैरना होता है. वाटर यानी पानी होता है. क्रॉप यानी फसल होती है. न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व होते हैं. प्रिपरेशन यानी तैयारी होती है. सो वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स नाउ. और अब हमें ब्लैंक्स को फिल करना है. लेट अस सी द ऑप्शन ए. तो आइए देखते हैं ऑप्शन ए में क्या सेंटेंस दिया हुआ है. द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स. सेम काइंड के यानी एक ही प्रकार के जो प्लांट्स हैं, ग्रोन यानी उगाए जाते हैं, एंड कल्टीवेटेड, और ग्रोन एंड कल्टीवेटेड उगाए जाते हैं और उनकी कृषि की जाती है, खेती की जाती है. ऑन ए लार्ज स्केल, एक बड़े पैमाने पर. एट ए प्लेस, एक स्थान पर. इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट दिस इन द लेसन. इसके बारे में हम लोग लेसन में पढ़ चुके हैं कि जब वन प्लेस पर एक ही काइंड के, सेम काइंड के जो प्लांट है वो लार्ज क्वांटिटी में या लार्ज स्केल पर ग्रो किए जाते हैं, कल्टीवेटेड किए जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं. आई थिंक यू कैन रिकॉल द आंसर इन योर माइंड. आशा करता हूँ कि आप लोगों के माइंड में इसका जो आंसर है वो आ चुका होगा. आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं. तो हम लोग ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको क्रॉप कहते हैं. सो यू हैव टू फिल द वर्ड क्रॉप. तो सेम काइंड के जो प्लांट जो कि कल्टीवेट किए जाते हैं सेम प्लेस पर, लार्ज स्केल में, तो उसको क्रॉप कहते हैं. सो वी हैव फिल्ड हियर द वर्ड क्रॉप. लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर बी. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी को.
द फर्स्ट स्टेप, पहला चरण, बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स, क्रॉप को ग्रो करने से पहले, क्रॉप को ग्रो करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है इज, वो क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, तो वो होता है प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ऑफ द सोइल, मिट्टी की प्रिपरेशन, मिट्टी की जो तैयारी है वो फर्स्ट स्टेप होता है। हम लोग स्टडी कर चुके हैं इसके बारे में। सो वी हैव टू फिल हियर प्रिपरेशन। You should note down the words clearly and perfectly. Please do the written work in a good handwriting always. हमेशा जब भी अपना रिटर्न वर्क करें तो बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग में करें। जितना अच्छा, जितना बेस्ट हैंडराइटिंग आप यूज़ कर सकते हैं वो आप करें। पे सम टाइम इन ए रिटर्न वर्क, हमेशा अपना जो रिटर्न वर्क है उसमें कुछ टाइम जो है वो पे करें, यानी समय लगाएं और ट्राई करें कि आपकी जो हैंडराइटिंग है वो इम्प्रूव होती जाए। कभी भी टाइम को सेव करने की कोशिश नहीं करें रिटर्न वर्क में, और जो भी रिटर्न वर्क आपकी नोटबुक में होता जाएगा यू शुड ट्राई टू लर्न दैट आल्सो, उसको लर्न करने की भी ट्राई आपको जरूर करनी चाहिए। डोंट डू ओनली रिटर्न वर्क, केवल मात्र रिटर्न वर्क करके कभी न छोड़ें। यू हैव टू लर्न दैट आल्सो, और उसको आपको लर्न भी करना है, ये हमेशा याद रखिए। सो वी हैव फिल्ड द 2 ऑप्शंस, लेट्स गो ऑन द थर्ड। आइए चलते हैं थर्ड के ऊपर। द थर्ड इज क्वेश्चन नंबर सी, डैमेज्ड सीड्स, जो खराब या क्षतिग्रस्त बीज होते हैं, डैमेज्ड जो सीड्स होते हैं, वुड ऑन टॉप ऑफ वाटर, वाटर के टॉप पर यानी पानी के ऊपर क्या करते हैं, वो फ्लोट करते हैं, वो तैरते हैं। ये भी हम स्टडी कर चुके हैं, फ्लोट, FLOAT। सो वी हैव टू राइट हियर फ्लोट, FLOAT, फ्लोट। द सीड्स वुड फ्लोट ऑन टॉप ऑफ द वाटर, तो वाटर के टॉप पर वो फ्लोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप, एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, उगाने के लिए सफिशिएंट सनलाइट, पर्याप्त सूर्य की रोशनी, एंड, और क्या, एंड, और एक जो थिंग है वो यहाँ आएगी, फ्रॉम द सोइल, ये जो थिंग है वो मिट्टी से आएगी, फ्रॉम द सोइल आर एसेंशियल, ये जरूरी है। तो एक तो सनलाइट जरूरी है, और क्या जरूरी है, 2 जो एसेंशियल थिंग्स हैं वो यहाँ पर फिल करेंगे हम, एक तो यहाँ पर फिल करेंगे और एक यहाँ पर फिल करेंगे। जो एसेंशियल थिंग है और यहाँ पर जो फिल करेंगे वो सोइल से मिलने वाली जो थिंग है वो यहाँ पर आएगी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या अपने पास में अवेलेबल है। तो एक तो वाटर अवेलेबल है, एक न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, बाकी के जो ऑप्शंस है वो हम यूज कर चुके हैं। तो सोइल से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो हम न्यूट्रिएंट्स सेकंड वाले ब्लैंक में फिल करेंगे और फर्स्ट वाले में वाटर फिल करेंगे। तो फर्स्ट हम वाटर फिल करेंगे, सेकंड में हम न्यूट्रिएंट्स फिल करेंगे। सो वी हैव टू राइट द वाटर फर्स्ट। सबसे पहले वाले ब्लैंक में वाटर लिख देंगे, WATER, एंड in the second option, second blank, we have to fill the nutrients. Nutrients. We have to write here E. Nutrients में E आएगा. Okay, you have to fill the nutrients here. Now the sentence is completed, और अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या बना है। फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप, एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए सफिशिएंट सनलाइट, पर्याप्त रोशनी, एंड वाटर, और पानी, एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, और मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल, ये जरूरी होते हैं। सो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज आल्सो परफेक्ट। तो जो मीनिंग बन रहा है इस सेंटेंस का वो भी परफेक्ट बन रहा है।
सो वी आर राइट, इसलिए हम लोग सही है और हमने सही फिल किया है. यू ऑल्सो हैव टू डू दिस रिटन वर्क एंड ऑल्सो द फर्दर रिटन वर्क इन योर नोटबुक्स इन ए वेरी गुड हैंड राइटिंग एंड ऑल्सो लर्न दैम. लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 2. आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को. मैच आइटम्स को मैच करें यानी मिलाएं इन कॉलम ए में विद दीज इन दोज इन कॉलम बी, उनसे जो कॉलम बी में है. सो फर्स्टली वी लुक एट द कॉलम ए. पहले हम सबसे पहले कॉलम ए में देखेंगे कि व्हाट आर गिवन, क्या दिए गए हैं. सो इन द कॉलम ए देयर आर, कॉलम ए में जो दिए गए हैं वो क्या क्या हैं. फर्स्ट पे दिया हुआ है खरीफ क्रॉप्स, खरीफ की फसल जो यानी बारिश में होती है. सेकंड है रबी क्रॉप्स. थर्ड है केमिकल फर्टिलाइजर्स. एंड इन द फोर्थ ऑप्शन ऑर्गेनिक मैन्योर. एंड व्हाट आर इन द कॉलम बी, फूड फॉर कैटल, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, एनिमल एक्सक्रेटा यानी कि पशुओं का मल, काउडंग यानी गोबर, यूरिन यानी मूत्र, एंड प्लांट वेस्ट और पौधों का जो वेस्ट है, अपशिष्ट है वो. देन इन द डी व्हीट, ग्रेम एंड पी यानी गेहूं, चना और मटर, पैडी एंड मेज यानी धान और मक्का. सो लेट्स मैच देम. आइए इनको मैच करते हैं. तो सबसे पहले खरीफ क्रॉप्स यानी खरीफ की फसल क्या होती है, जो बारिश में होती है. तो बारिश में होने वाली जो फसल है वो क्या है. देखिए हमने पढ़ा है कि व्हीट, ग्रेम और व्हीट जो है, गेहूं जो है वो बारिश में नहीं उगाया जाता है. ये सर्दी में उगाई जाने वाली क्रॉप है. तो ये रबी की क्रॉप है और हमें अभी फिल करना है या मैच करना है खरीफ की क्रॉप से. तो पैडी एंड मेज, ये जो धान और मक्का है ये जरूर जो खरीफ की क्रॉप्स है, क्योंकि ये रेनी सीजन में ग्रो किए जाते हैं. So you have to match them. So you have to match the first option with the option E. तो आपको फर्स्ट ऑप्शन को E से मैच करना है. You have to do this question in this way, in this manner. आपको इस क्वेश्चन को इस मैनर में करना है कि आपको पहले जो कॉलम ए है वो नोट डाउन कर लेना है. देन यू हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द फ्रंट ऑफ द वर्ड और फ्रेज. तो जो फ्रेज दिया हुआ है, जो शब्द वाक्यांश दिया हुआ है, जो शब्द दिया हुआ है, उसके फ्रंट में, उसके अगेंस्ट में, अपोजिट में यानी सामने आपको उसका करेक्ट ऑप्शन लिख देना है. यू डोंट नीड टू राइट टू मेक द जिग जैक लाइन्स, क्रॉस लाइन्स. इस तरह की जो टेढ़ी मेढ़ी या जो काटती हुई लाइनें आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है. यू हैव टू नोट डाउन द कॉलम ए एंड देन नोट डाउन और राइट डाउन द करेक्ट ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ द फ्रेज. तो फ्रेज के फ्रंट में, उसके अपोजिट में, उसके अगेंस्ट में आपको करेक्ट ऑप्शन लिखते जाना है. रबी क्रॉप्स तो अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि व्हीट, ग्रेम और पी जो होती है वो रबी क्रॉप्स होती है. सो वी हैव टू मैच देम. केमिकल फर्टिलाइजर्स, अच्छा केमिकल फर्टिलाइजर कौन है इनमें से, तो ये देखिए यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, they are chemical fertilizers, so you have to match them. And in the last, organic manure, जैविक खाद, this is the right option I think, because that is not related to that. ये जो है वो इससे रिलेटेड नहीं दिख रहा है. लेकिन जो ऑर्गेनिक मैन्योर यानी जैविक खाद जो होती है वो किससे बनती है, तो वो जानवरों की मल से, गोबर से, उनके मूत्र से और प्लांट्स के वेस्टेज से, इन सब चीज़ों से ऑर्गेनिक मैन्योर प्रिपेयर होती है. सो इट इज़ द राइट ऑप्शन एंड इट इज़ द राइट आंसर. सो वी हैव टू मैच देम. दीज आर द करेक्ट आंसर्स ऑफ कॉलम ए. कॉलम ए के लिए जो करेक्ट आंसर्स है वो हमने मैच कर दिए हैं. यू हैव टू राइट द कॉलम ए इन सेम ऑर्डर एंड देन यू हैव टू नोट डाउन द कॉलम बी इन द करेक्ट ऑर्डर. ओके, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट. आइए चलते हैं अगले की ओर. द थर्ड क्वेश्चन इज गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. हर एक के 2 एग्जाम्पल्स दीजिए. फर्स्ट यू हैव टू गिव द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स.
खरीफ की जो क्रॉप होती है उसके 2 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं। तो अभी अभी अपन ने देखा है और आपको ये याद रखना है कि खरीफ की जो क्रॉप होती है वो रेनी सीजन वाली क्रॉप होती है, बारिश की ऋतु वाली क्रॉप होती है। तो खरीफ की क्रॉप अपने यहाँ पर लोकल में देखिए, आप लिखना चाहें तो बाजरा लिख सकते हैं आप। हालांकि यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं पैडी एंड मेज भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने लोकल लेवल पर जो खरीफ में ग्रो की जाती है बाजरा, मिलेट भी कह सकते हैं आप इसको, MILLET, मिलेट यानी बाजरा हो गया, मूंग हो गया। दीज आर द लोकल खरीफ क्रॉप्स। ये अपनी जो लोकल खरीफ क्रॉप्स है, वैसे आप लोग यहाँ से भी लिख सकते हैं एज यू विश। पैडी एंड मेज आर खरीफ क्रॉप्स एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं। रबी क्रॉप्स, वी हैव टू गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप। तो रबी की क्रॉप अपने यहाँ पर भी यही होती है, गेहूं और चना। व्हीट एंड ग्राम, यू कैन नोट डाउन देम इन दिस कैटेगरी। व्हीट एंड ग्राम, WHEAT, व्हीट एंड ग्राम, GRAM, गेहूं और चना। So you have to note down these examples in the proper categories. Let's go on the 4th question. आइए चलते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। Write a paragraph. एक पैराग्राफ लिखिए in your own words, आपके अपने वर्ड्स में, अपने शब्दों में, on each of the following, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर। So these are some topics. यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। On them we have to note down a paragraph, और उन पर हमें एक पैराग्राफ लिखना है। The first topic for you, एक फर्स्ट जो टॉपिक है यहाँ पर आपके लिए वो है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। वी हैव स्टडीड मैनी मोर अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ सोइल। बहुत सारी चीज़ें हम प्रिपरेशन ऑफ सोइल के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लेट्स गो बैक ऑन दैट टॉपिक इन द बुक। आइए चलते हैं पीछे उस टॉपिक पर जो कि इस बुक में दिया गया था और हमने स्टडी की थी उसके बारे में। इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द कल्टीवेशन। ये कल्टीवेशन का पहला टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ सोइल। तो काफ़ी कुछ दिया हुआ है इसमें, लगभग 2 और 3 पेजेज बुक के मटेरियल इसमें हम लोगों को अवेलेबल है। बट वी हैव टू नोट डाउन ओनली 1 पैराग्राफ फॉर इट। इसके लिए केवल एक पैराग्राफ ही लिखना है। सो फ्रॉम वेयर वी शुड राइट, कहाँ से हमें लिखना चाहिए इसको। आई वॉन्ट टू गिव यू सजेशन, मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा। बट इट इज़ नॉट मैंडेटरी, ये जरूरी नहीं है कि आप जो मैं बता रहा हूँ वही लिखें। आप अपने माइंड से भी कुछ असेंबल करके भी लिख सकते हैं, यानी कुछ चीज़ों को जगह जगह से लेकर के भी आप अपने माइंड से एक पैराग्राफ बना भी सकते हैं। क्योंकि हमने लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड काफ़ी चीज़ें इस लेसन में स्टडी की है, तो हो सकता है आपको और भी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें से कहीं और दूसरी जगह मिल जाए और उसको आप ऐड करना चाहें अपने पैराग्राफ में, तो यू कैन डू दिस, तो आप भी इसको कर सकते हैं। इट इज़ नॉट लिमिटेशन, ये कोई आपको मैं लिमिटेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको यही पैराग्राफ लिखना है जो मैं बता रहा हूँ। यू कैन आल्सो यूज योर माइंड, आप अपना दिमाग भी यूज कर सकते हैं। बट इट इज़ माई सजेशन दैट यू कैन नोट डाउन दिस पैराग्राफ फॉर इट, क्योंकि ये एक तरह की प्रीफेस है, ये एक तरह की भूमिका है यहाँ पर, क्योंकि अपन बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। अगर हम डिटेल में जाएंगे तो 2 और 3 पेजेज हमें फिल करने होंगे, लेकिन हमें केवल एक पैराग्राफ नोट करना है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो है वो फर्स्ट स्टेप होता है, पहला चरण होता है बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप, इससे पहले कि हम क्रॉप को ग्रो करते हैं। क्रॉप को ग्रो करने से पहले ये सबसे पहला स्टेप होता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क्स, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क्स होते हैं यानी काम होते हैं, उनमें से ये एक है इन एग्रीकल्चर, जो खेती में होते हैं, इज टू टर्न द सोइल। वो क्या होता है, जो कई सारे काम खेती में इम्पोर्टेंट होते हैं, उनमें से एक काम ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि सोइल को टर्न करना, टू टर्न
द सोइल, यानी मिट्टी को टर्न करना यानी उसको उलटना पलटना, एंड लूजन इट, और इसको ढीला करना। दिस अलाउज, और ऐसा अगर अपन करते हैं तो ये हमें अनुमति देता है। अलाउ यानी वैसे कोई चीज करने देना, या यहाँ पर है कि ये हमें उपलब्ध कराता है। तो अगर अपन ऐसा करते हैं कि मिट्टी को हम टर्न करते हैं और उसको लूज करते हैं तो ये हमें अलाउ करता है। द सोइल दिस अलाउ द रूट्स, तो ये रूट्स को अलाउ करता है, यानी जड़ों को ये जाने देता है। टू पेनिट्रेट, भेदने देता है, ये पेनिट्रेट करने को अलाउ करता है। यानी अगर अपन मिट्टी को ढीला करते हैं, लूज करते हैं, उसको उलटते पलटते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो रूट्स होती है प्लांट्स की, जो जड़ें होती है, उनको डीप यानी गहरे में पेनिट्रेट यानी भेदने के लिए अलाउ करती है वो मिट्टी। इसका सेंस ये है कि जब रूट्स निकलेगी प्लांट की तो वो आसानी से गहराई तक जा पाएगी मिट्टी को भेदते हुए। तो ये जो भेदना जो शब्द है वो पेनिट्रेट करना कहलाता है इंग्लिश में। तो वो पेनिट्रेट करने को, ये ऐसी जो मिट्टी होगी जो ढीली है, जो उलट पलट की हुई मिट्टी है, वो अलाउ करेगी रूट्स को कि वो डीप में पेनिट्रेट कर सके, गहराई तक वो भेद सके इनटू द सोइल यानी मिट्टी में। द लूज सोइल, द लूज सोइल जो ढीली मिट्टी होती है, अलाउज द रूट्स, वो रूट्स को अलाउ करती है टू ब्रीद इजीली, आसानी से सांस लेने के लिए। इवन यहां तक कि देन दे गो डीप इनटू द सोइल, जब वो सोइल के अंदर डीप यानी गहरी चली जाती है रूट्स यानी जड़ें, तब भी वो इजीली ब्रीद कर सके, आसानी से सांस ले सकें। इसके लिए ऐसी जो ढीली और टर्न की हुई मिट्टी होती है वो उसको अलाउ करती है। तो ये इम्पोर्टेंस है किसका, प्रिपरेशन ऑफ सोइल का। तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ये एक तरह की समरी है कि प्रिपरेशन ऑफ सोइल क्यों किया जाता है, ताकि जब हम सोइल को प्रिपेयर कर लेंगे, हम उसको टर्न करेंगे, हम उसको लूज कर देंगे, तो वो जो रूट्स को है ना, एक तो ब्रीदिंग इजीली ब्रीद करने को अलाउ कर देगी, इसी के साथ वो डीप पेनिट्रेट करने को अलाउ कर देगी। तो आप ये जो पैराग्राफ है अगर लिखते हैं तो अच्छा है ये मेरे हिसाब से। आप अपने लॉजिक से, अपने माइंड को यूज़ करते हुए भी कुछ कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी एक लंबा चौड़ा मटेरियल दिया हुआ है। यहाँ से ये स्टार्ट होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये पूरा है, उसके बाद में ये पूरा फुल पेज इसी से रिलेटेड है, और उसके बाद में यहाँ तक ये पूरा है। तो ये इतना लंबा है कि पूरा आप नहीं लिख पाएंगे, और उसमें एक पैराग्राफ ही लिखने के लिए बोला है। तो ये जो है ये एक तरह की समरी है, इसका इम्पोर्टेंस है कि प्रिपरेशन ऑफ सोइल जो है वो क्यों की जाती है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, तो वो अपन यहाँ से लिख सकते हैं। इट इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑन विच यू हैव टू राइट डाउन ए पैराग्राफ। द सेकेंड टॉपिक इज सोइंग। जो सेकंड टॉपिक है वो है सोइंग यानी बीज बोना। तो बीज बोने में भी हम लोगों को क्या करना है, वही इम्पोर्टेंस ही लिख पाएंगे हम, अपन बहुत डिटेल में नहीं जा पाएंगे। तो आप ये पैराग्राफ यूज करें। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सोइंग जो है बीज बोने का जो काम है वो क्रॉप प्रोडक्शन यानी कि फसल उत्पादन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी महत्वपूर्ण भाग है। बिफोर सोइंग, सोइंग से पहले यानी बीज बोने से पहले, गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स, अच्छी क्वालिटी के, क्लीन यानी साफ और हेल्दी यानी स्वस्थ बीज ऑफ ए गुड वैरायटी, एक अच्छी किस्म के, आर सेलेक्टेड, वो सेलेक्ट किए जाते हैं। यानी बीज बोने से पहले एक अच्छी वैरायटी के, हेल्दी और क्लीन और गुड क्वालिटी के ऐसे जो बीज हैं, सीड हैं, वो उनको सेलेक्ट किया जाता है। फार्मर्स यानी किसान प्रिफर टू यूज, वो प्राथमिकता देता है उपयोग करना, सीड्स यानी उन बीजों को यूज करने के लिए प्राथमिकता देता है किसान, विच गिव हाई यील्ड, जो देते हैं ऊंची पैदावार यानी ज्यादा पैदावार। तो ये इम्पोर्टेंस है सोइंग का कि बीज बोना कितना इम्पोर्टेंट है और बीज बोने में क्या बात इम्पोर्टेंस रखती है
की जो सीड का सिलेक्शन है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. सो वी कैन यूज दिस पैराग्राफ इन दिस कैटेगरी. ये जो कैटेगरी हमें लिखनी है, जो जिस तरह से पूछा गया है वन पैराग्राफ के लिए, तो वहाँ पर हम इस पैराग्राफ को अगर यूज़ करते हैं तो ये अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा. और यहाँ पर मैं आपको फिर से बार बार कहना चाहूँगा कि यू कैन यूज योर माइंड आल्सो. आप अपना माइंड भी यूज कर सकते हैं, परंतु अगर अपन डिटेल में जाएंगे तो फिर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. अगर आप फिर आगे बढ़ेंगे तो ट्रेडिशनल टूल्स कौन से होते हैं इसके लिए, मॉडर्न टूल्स कौन से होते हैं, बहुत अपन फिर उसको लिमिट नहीं कर पाएंगे, वो फिर काफ़ी आगे चला जाएगा, डिटेल में हो जाएगा वो. द थर्ड ऑप्शन इज वीडिंग. वीडिंग क्या होता है? तो वीड्स जो हो जाते हैं खेत में, यानी कि खरपतवार जो हो जाती है, उसको हटाने का जो काम होता है वो वीडिंग कहलाता है. ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो बस इसी के ऊपर हमें लिखना है. तो यहाँ देखिए ये जो है पेज नंबर, ये जो पॉइंट है अपना प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, ये इस पॉइंट में मिलेगा. और ये वाला पैराग्राफ है यहाँ पर, तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ये पैराग्राफ अच्छा है, यहाँ पर ये इसका इम्पोर्टेंस शो करता है, ये जो एक्टिविटी है उसका. द रिमूवल ऑफ वीड्स, जो वीड्स यानी खरपतवार की का रिमूवल यानी उसको हटाना. वीड्स का जो रिमूवल है, जो खरपतवार को हटाने का काम है, इज कॉल्ड वीडिंग. वो वीडिंग कहलाता है. तो पॉइंट अपना वीडिंग ही है. तो जो पॉइंट है ना उसकी डेफिनेशन तो आई जानी चाहिए साथ में. तो यहाँ पर ये डेफिनेशन आ गई है इसकी. वीडिंग इज नेसेसरी. अब वीडिंग क्यों नेसेसरी है, क्यों जरूरी है? वीडिंग इज नेसेसरी, ये जरूरी है, सिंस यानी क्योंकि वीड्स कंपीट, यानी जो खरपतवार होते हैं वो प्रतियोगिता करते हैं, कंपीट करते हैं वो विद द क्रॉप प्लांट्स. जो अपनी फसल वाले पौधे होते हैं ना, उनके साथ में ये वीड्स जो हैं वो कंपीट करते हैं, प्रतियोगिता करना शुरू कर देते हैं. फॉर किसके लिए? वाटर के लिए, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों के लिए, स्पेस यानी जगह के लिए, एंड लाइट यानी प्रकाश के लिए. सब चीज़ों के लिए वो एक तरह से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं. लड़ाई झगड़ा मैं अपनी लोग समझाने के लिए बोल रहा हूँ. तो वो भी अपने इसका जो मतलब जो पानी अपनी क्रॉप को मिलना चाहिए वो पानी, उस पानी में से अपना हिस्सा बांट लेते हैं, पूरा नहीं पीने देते हैं. जो जगह है उस जगह को घेर लेते हैं. तो हर जगह वो compete करते हैं. और इससे क्या होता है? दस इस तरह दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप. वो क्या करते हैं फिर? जो क्रॉप की जो ग्रोथ होती है, जो फसल की वृद्धि होती है, उसको वो अफेक्ट करते हैं, यानी प्रभावित कर देते हैं. सम वीड्स, कुछ जो ऐसे वीड्स होते हैं, इंटरफेस यानी बाधित करते हैं, बाधा पहुंचाते हैं. इवन इन हार्वेस्टिंग, यहाँ तक कि कटाई में भी वो बाधा पहुंचाते हैं. एंड मे बी पॉइजनस, और जहरीले भी हो सकते हैं, फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, जानवरों के लिए और मनुष्यों के लिए. तो ये जो पैराग्राफ है इसमें डेफिनेशन भी आ जाती है वीडिंग की, और इसका इम्पोर्टेंस भी आ जाता है. सो यू कैन यूज दिस पैराग्राफ. एंड द फोर्थ टॉपिक इज थ्रेशिंग. और चौथा जो टॉपिक है वो थ्रेशिंग का है. तो थ्रेशिंग अपने को मिलेगी इससे जस्ट आगे ही. ये जो हार्वेस्टिंग वाला पॉइंट है, कटाई वाला, क्योंकि कटाई में ही हम थ्रेशिंग का काम करते हैं. इतना तो आपको याद होगा कि थ्रेशिंग क्या होती है. हम जब भूसे से अनाज को अलग करते हैं, जो चैफ से सीड ग्रेन को सेपरेट करने का जो प्रोसेस होता है वो थ्रेशिंग होती है. ये आपको माइंड में होना चाहिए. तो आप इसको यहाँ से यूज कर सकते हैं. इसमें क्या है कि थ्रेशिंग की डेफिनेशन भी आ जाएगी और उसका इम्पोर्टेंस भी आ जाएगा. द ग्रेन सीड्स, जो अनाज के जो दाने हैं, द ग्रेन सीड्स, अनाज के बीज जो हैं या दाने जो हैं, नीड टू बी सेपरेटेड, उनको सेपरेट करने की नीड होती है, उनको अलग करने की आवश्यकता होती है. फ्रॉम द चेफ, यानी भूसे से, भूसे से अनाज को अलग करने की नीड होती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग. ये जो प्रोसेस है वो थ्रेशिंग कहलाता है. दिस इज कैरीड आउट, ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ए मशीन, एक मशीन की हेल्प से, कॉल्ड कंबाइन, जिसको कंबाइन कहते हैं, विच
इज एन विच इज इन फैक्ट, जो कि वास्तव में ए हार्वेस्टर एज वेल एज ए थ्रेशर, जो कि एक हार्वेस्टर भी होती है यानी कटाई करने वाली भी ये मशीन होती है, और उसी तरह ये थ्रेशर का भी काम करती है। तो दोनों काम करती है ये कंबाइन मशीन, तो इसको बोलते हैं थ्रेशर और कंबाइन, थ्रेशर और हार्वेस्टर दोनों का काम करती है, इसलिए इसका नाम है कंबाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, यू कैन यूज दीज लाइन्स फॉर दिस टॉपिक। इस टॉपिक के लिए आप यही लाइनें यूज कर लें, तो इसमें क्या होगा कि इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। द ग्रेन सीड से आप इसको लिख सकते हैं, और इसको आप यहाँ तक थ्रेशर तक लिख सकते हैं। इट इज सफिशिएंट फॉर इट, अदरवाइज वी विल गो इन द डिटेल and we can't control the limit. Dear students, time is today's video is over actually, पूरा हो गया है वीडियो का समय आज का, and it is sufficient for today, आज के लिए इतना पर्याप्त है। I want to tell you something, I want to recall you actually, मैं कुछ याद दिलाना चाहूँगा आपको कि you have to do the written work in excellent writing। सबसे पहली बात कि आपको अपना जो रिटर्न वर्क है वो एक्सीलेंट राइटिंग में करना है। यू हैव टू लर्न द रिटर्न वर्क, आपको जो रिटर्न वर्क कर रहे हैं आप नोटबुक में वो लर्न भी करना है। सो ऑलवेज रिमेंबर दीज टू थिंग्स व्हेन यू डू द रिटर्न वर्क। जब भी आप रिटर्न वर्क करते हैं इन एनी सब्जेक्ट, यू हैव टू रिमेंबर दीज टू थिंग्स, that you have to do the written work in excellent writing, and you have to remember, you have to learn them day to day। इनको learn आप day to day करते जाएं, so that you will be prepared for the exam। This is the board exam class, always remember it। ये आपकी जो 8th क्लास है वो बोर्ड एग्जाम की क्लास है। So you should try to prepare yourself from starting of the session। इसलिए आपको सेशन की स्टार्टिंग से ही अपने आप को प्रिपेयर करके चलना है। सो लर्न द रिटन वर्क डे टू डे। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट टुमारो एंड डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन। इस लेसन के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो हम लोग करेंगे कल, और आज का काम आप आज ही इसको कंप्लीट करें। सी यू एंड बाय।